कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है आइरिस। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ ही समय पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी और उस हादसे के बाद उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी थम सी गई है। अजीब और डरावने ख्याल अब उसके जहन में घर करने लगे थे। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, आइरिस ने अपनी जेब में एक छोटा चाकू रखा और अपनी कार से अकेली निकल पड़ी। सुबह तक वो पहाड़ों के पास पहुंचती है, वहीं जहां उसके बेटे को दफनाया गया था। वहां वो अपने बेटे से बेहद भावुक होकर बातें करती है और बताती है कि अब उसे अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं बचा है। आइरिस पहाड़ के किनारे तक चलकर जाती है और कूदने ही वाली होती है कि तभी वहां एक आदमी आता है। वो समझ जाता है कि आरिस अपनी जान देना चाहती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, उससे बातें करता है। वो कहता है कि मेरा नाम रिचर्ड है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस तुम्हें मरने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। वो उसे एक लड़के की कहानी सुनाता है, एक ऐसा लड़का जो बहुत ही खुशनुमा था, जिंदा दिल था, जिसे कारों का शौक था और हर वो चीज़ पसंद थी जो किसी नौजवान लड़के की जिंदगी में रोमांच भर दे। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्त के साथ कार में जा रहा था, उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस लड़के की जान तो बच गई, लेकिन उसकी दोस्त मर गई। ये सदमा इतना गहरा था कि उसे कई महीनों तक जकड़े रखा था। पर जब वो धीरे धीरे इससे उभरा तो उसने महसूस किया कि उसका परिवार उससे बेहद प्यार करता है और उसका इंतजार कर रहा है। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था अपनी जिंदगी को रोककर। रिचर्ड कहता है कि इस कहानी का मकसद ये है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, बस कुछ कमजोर पल हमें उस मोड़ पर ला देते हैं। फिर वो कहता है कि अगर अब भी तुम मरना चाहती हो तो मैं जा रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी बातों ने आइरिस पर गहरा असर छोड़ा था। आइरिस भी मरने का इरादा छोड़ देती है और वापस अपनी कार की ओर लौटती है। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि रिचर्ड ने अपनी कार ठीक उसकी कार के पास खड़ी कर दी है और उसकी कार का दरवाजा नहीं खुल रहा। अब रिचर्ड अपनी कार से एक छाता लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कार का दरवाजा खोलने में मदद करता हूँ। यह आइरिस को कुछ अजीब लगता है कि इतने तेज धूप में वो छाता लेकर क्यों आया। तभी रिचर्ड उस छाते से आइरिस पर हमला करता है। पता चलता है कि वो छाता असल में एक इलेक्ट्रिक छाता था, जिसने आइरिस को जोर का झटका दिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अधमूची हालत में उसने बस इतना महसूस किया कि रिचर्ड उसके हाथ पांव बांध रहा है। फिर उसने उसे उठाया और अपनी कार में फेंक दिया। जब आइरिस को होश आया तो उसने रिचर्ड से कोई बात नहीं की, लेकिन वो चुपचाप अपने स्मार्ट वॉच से अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है। रिचर्ड को इसका अंदाजा हो जाता है। वो कहता है कि जितनी कोशिश कर लो, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तुम किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाओगी। अब ये तरकीब भी फेल हो गई। फिर उसे याद आया कि रात को वो एक चाकू लेकर निकली थी जो अभी भी उसकी जेब में है। वो धीरे धीरे चाकू निकालती है और हाथों की रस्सी काटने की कोशिश करती है ताकि कोई भी आवाज ना हो, और इसलिए वो रिचर्ड से बातें करते रहती है। जैसे उसके हाथ आजाद होते हैं, वो बिना वक्त गवाए रिचर्ड पर हमला कर देती है। इस झटके से रिचर्ड की कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन आइरिस अब भी खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो तुरंत सीट बेल्ट से रिचर्ड का गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड खुद को बचा लेता है। आइरिस तीसरी बार उस पर हमला करती है, जिससे दोनों कार से गिरकर बाहर आ जाते हैं। अब आइरिस ने रिचर्ड पर चाकू तान दिया। तभी रिचर्ड कहता है कि तुम सोचती हो मैं बेवकूफ हूँ जो इतने आराम से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे तुम्हारा पूरा शरीर 20 मिनट में लकवाग्रस्त हो जाएगा। तुम ना चल पाओगी, ना दौड़ पाओगी और ना बोल पाओगी। उसकी बातों ने आइरिस को बहुत डरा दिया। वो जितना तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज भागती है जंगल की ओर, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसे महसूस होता है कि उसके पैर सुन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे वो चल नहीं पाती। अब वो घिसटते हुए रेंगने लगती है। रिचर्ड भी उसे ढूंढते हुए पास आ जाता है। उससे बचने के लिए वो एक पेड़ की छाल के नीचे छिप जाती है, लेकिन वहां पर चींटियां उसे काटने लगती है और डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। रिचर्ड उसकी आवाज सुन लेता है। खुद को बचाने के लिए आइरिस किसी तरह एक बहते हुए झरने में कूद जाती है और बहती चली जाती है। रिचर्ड दूर से चिल्लाता है कि तुम तैर नहीं सकती, तुम डूब जाओगी, मर जाओगी, लेकिन आइरिस उसकी बातों को अनसुना कर देती है। असल में वो तैरना नहीं जानती थी, लेकिन पानी के बहाव से वो झरने के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। वहां किनारा पास ही था। अब बस 1 मिनट बचा था, उसके शरीर की सारी हरकतें बंद हो जाती हैं। अपने पूरे जोर से वो किनारे तक पहुंचती है। वहां उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वो उसे देखकर अपनी पूरी ताकत से वहां जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो गिर जाती है। अब वो ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, बस उसकी आंखें ही कुछ हद तक काम कर रही थी।
काफी देर तक पड़े रहने के बाद फार्म हाउस में काम कर रहा एक बूढ़ा आदमी उसे देखता है। वो पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन आयरिस कोई जवाब नहीं दे पाती। अब वो बूढ़ा बिल सवाल पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो, क्या तुम मुसीबत में हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। आयरिस अपनी आंखों से जवाब देती है, एक बार पलक झपकना मतलब हाँ, 2 बार पलक झपकाना मतलब नहीं। उसकी बातों को समझकर बूढ़ा मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे ठेले में लिटाकर अपने घर ले आता है। जैसे ही वे घर पहुंचे दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। आयरिस समझ जाती है कि बाहर रिचर्ड ही होगा। वो अपनी आंखें बार बार झपकाकर बूढ़े आदमी को बताने की कोशिश करती है कि वो आदमी खतरनाक है। सौभाग्य से बूढ़ा आदमी उसके इशारे समझ जाता है और उसे सोफे के पीछे छिपा देता है। जब दरवाजा खुलता है तो सच में रिचर्ड ही होता है। आते ही वह बूढ़े आदमी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। वह रोने का नाटक करता है और कहता है कि उसका बेटा मर गया है, जिससे उसकी पत्नी सदमे में चली गई है और उसका शरीर पैरालाइज हो गया है। अब वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। शुरुआत में बूढ़ा आदमी उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अपनी पत्नी को फ़ोन करके बुलाओ। रिचर्ड झूठ बोलता है कि उसका फ़ोन रास्ते में गिर गया। उसके नकली आंसू देखकर बूढ़ा आदमी थोड़ा मानने लगता है, लेकिन तभी उसके जेब में रखा फ़ोन बज उठता है। बूढ़ा आदमी उसकी झूठ को पकड़ लेता है। अब रिचर्ड भी अपनी असली शक्ल दिखा देता है। वह बूढ़े आदमी से कहता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो सच बताओ कि क्या तुमने आयरिस को देखा है। बूढ़ा आदमी उसे धमकाता है कि वो पुलिस को बुलाएगा, लेकिन रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बूढ़ा आदमी जमकर लड़ता है और उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि रिचर्ड की आधी ताकत चली जाती है। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, तभी रिचर्ड को पास में पड़ा एक चाकू मिल जाता है, जिसे वह बूढ़े आदमी की टांग में घोंप देता है। बूढ़ा आदमी दर्द से कराते हुए गिर जाता है। फिर रिचर्ड वही चाकू निकालता है और उसे बूढ़े आदमी के पेट में घोंप देता है और तब तक घोंपता रहता है जब तक कि बूढ़ा आदमी मर ना जाए। आयरिस ये सब कुछ सोफे के पीछे से देख रही होती है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। वो बूढ़ा आदमी उसकी वजह से मारा गया। अब रिचर्ड फंस चुका था, उसने मर्डर किया। सबूत छुपाने के लिए वो पूरे घर में मिट्टी का तेल डालता है और घर में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। आयरिस जिंदा थी, वह जलकर मरना नहीं चाहती थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने एक उंगली को हिलाया और उस उंगली को खिड़की की झीरी में डालकर हिलाने लगी। रिचर्ड ने बाहर से ये सब देख लिया। उसे समझ में आ गया कि अंदर कोई जिंदा है। वो जाकर देखता है कि वो आयरिस है। रिचर्ड उसे उठाकर एक ट्रक में डाल देता है। यह ट्रक उसी बूढ़े आदमी का था, क्योंकि उसकी कारें तो काफी दूर थी, इसलिए वो अब इस ट्रक से निकलते हैं। अब रिचर्ड की बेटी का फोन आता है। वह कहती है, डैड मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मम्मी और मैं आपसे मिलने आ रहे हैं। रिचर्ड का जवाब आता है, नहीं, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम लोग अभी मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन उसकी बेटी जिद पर अड़ी रहती है। वो उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि हम लोग अब निकल ही चुके हैं। रिचर्ड बहुत घबरा जाता है। इसी टेंशन में उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और सबसे बुरा ये होता है कि ट्रक में पेट्रोल खत्म हो जाता है। ट्रक को फिर से फ्यूल करवाने के लिए वह एक फ्यूल स्टेशन पर रुकता है। वहाँ वो आयरिस को एक टोपी पहना देता है ताकि उसके चेहरे को कोई पहचान ना सके और ना ही उसकी कोई हाव भाव देख सके। आयरिस अब भी आधी पैरालाइज थी, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की। इतनी हल्की सी हरकत करना भी उसकी हालत में बहुत बड़ी बात थी। उसी वक्त एक बच्चा वहाँ आता है जिसकी उम्र उसके बेटे जितनी ही थी। उसे देखकर आयरिस भावुक हो जाती है। वो बच्चा भी समझ जाता है कि शायद ये औरत किसी मुसीबत में है। वो कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ आकर उसे ले जाती है। उस महिला को भी लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो छुपकर पुलिस को कॉल करती है और ट्रक का नंबर भी दे देती है। अब रिचर्ड उसी जगह ड्राइव करता है जहां उसने अपनी कार पहले पार्क की थी। उसका प्लान था कि वो कार वापस लेकर अपने घर चला जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहां एक पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी रोक देता है। वो कहता है कि आपकी गाड़ी को लेकर हमें एक शिकायत मिली है। रिचर्ड आत्मविश्वास के साथ कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है ऑफिसर, यह सब कुछ ठीक है, मैं तो बस अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पर आया हूँ। ऑफिसर कहता है, ठीक है, तो क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ। ऑफिसर की नज़र जैसे ही आयरिस के चेहरे पर जाती है, उसे साफ महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रिचर्ड जल्दी से सफाई देता है। वो थोड़ी सी ड्रंक है, इसलिए उसका हाव भाव ऐसा लग रहा है।
इसी बातचीत के दौरान आइरिस किसी तरह पूरी ताकत लगाकर कार की खिड़की नीचे कर लेती है। ऑफिसर ये देखकर सीधा उसकी ओर आता है। आइरिस अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे से फुसफुसाती है, हेल्प मी, और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। ऑफिसर ट्रक में एक इंजेक्शन भी देखता है, वही इंजेक्शन जिससे रिचर्ड ने आइरिस को पैरालाइज किया था। अब पुलिस वाले को सारा मामला समझ आ जाता है, रिचर्ड ने आइरिस का अपहरण किया है। लेकिन तब भी रिचर्ड को समझ में आ जाता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है और खुद को बचाने के लिए वो उसी तरह पुलिस ऑफिसर को भी मारने की सोचता है जैसे उसने पहले बूढ़े आदमी को मारा था। एक भारी लोहे की रॉड उठाकर सीधे पुलिस वाले के सिर पर वार करता है। सिर्फ एक ही बार में पुलिस वाले की मौत हो जाती है। फिर वो उसकी लाश को उठाकर उसी कार में डालता है और पहले की तरह उसे आग लगा देता है ताकि सबूत मिटाए जा सके। अब आइरिस पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। उसे अब किसी भी मदद की उम्मीद नहीं बची थी। जो भी करना था अब उसे खुद ही करना था। पैरालिसिस का असर उसके शरीर से धीरे धीरे कम हो रहा था। वो अब धीरे धीरे बोलने की ताकत भी वापस पा रही थी। इसलिए वो रिचर्ड से बात करना शुरू करती है। वो जान चुकी थी कि रिचर्ड की एक बेटी भी है। वो जानबूझकर इमोशनल बातों से रिचर्ड को हिलाना चाहती थी। वो उसके अंदर की इंसानियत को जगाना चाहती थी। लेकिन सोचो, जो इंसान किसी को किडनैप और मर्डर कर सकता है, क्या वो किसी के इमोशनल बातों से पिघलेगा? रिचर्ड उसके शब्दों की जाल में नहीं फंसता। तभी आइरिस एक इंजेक्शन उठाती है। वो वही इंजेक्शन था जिससे रिचर्ड दूसरों को पैरालाइज करता था। वो रिचर्ड के पैर में इंजेक्ट करना चाहती थी ताकि खुद को बचा सके, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी। वो इंजेक्शन ठीक से नहीं लगा और दवाई शरीर में नहीं गई। रिचर्ड जोर से हंसता है और कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मेरा प्लान बदल गया। पहले मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर मारने वाला था, लेकिन अब मेरी फैमिली वहीं आ रही है, इसलिए अब मैं तुम्हें उस झरने के पास ले जाकर मारूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाना चाहता था ताकि तकलीफ देकर मजा आए, लेकिन अब मेरी फैमिली ने सारा प्लान बिगाड़ दिया है। रिचर्ड उसे खींचते हुए एक छोटी सी नाव तक ले जाता है। वो अब उसे उस धारा वाले झरने की तरफ ले जा रहा था। आइरिस के शरीर में अब भी आधी ताकत बाकी थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी काम कर रहा था। वो अब भी खुद को बचाने की कोशिश में थी। वो देखती है कि रिचर्ड के कमर के पीछे एक चाकू खोसा हुआ है और तभी उसके मन में एक नया प्लान आता है। आइरिस अचानक रोने का नाटक करती है और कहती है कि मेरे बेटे की एक तस्वीर मेरे पैंट की जेब में है। मैं मरने से पहले उसे एक बार देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वो फोटो निकाल कर दोगे? रिचर्ड पहले तो हंसता है, फिर कहता है कि ठीक है, आखिरी बार देख लो अपने बेटे को। वो जैसे ही झुकता है तस्वीर निकालने के लिए, आइरिस तुरंत कमर से चाकू निकाल कर उसे गर्दन के नीचे घोंप देती है। चाकू उसके गले को चीरते हुए मुंह तक पहुंच जाता है। रिचर्ड दर्द से तड़पने लगता है। वो अपने बचाव में गन निकालता है, लेकिन आइरिस उससे गन छीन लेती है और गोली चला देती है। रिचर्ड पानी में गिर पड़ता है। आइरिस को अब संतोष मिलता है, उसने एक दरिंदे को खत्म कर दिया था। उसने एक साइको किलर को मार गिराया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हालांकि उसकी जान बच गई थी, क्योंकि जिस नाव में वो बैठी थी उसी में गोली लगने से एक बड़ा छेद हो गया था। पानी नाव में तेजी से भरने लगा। आइरिस का शरीर भी अब आधा पैरालाइज था। वो हिल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। धीरे धीरे नाव डूबने लगी और आइरिस भी पानी में डूबने लगी। लेकिन एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर का पैरालिसिस उसकी जान बचाने का कारण बन गया। वो मरती हुई लाश की तरह पानी की सतह पर तैरती रही। थोड़ी देर बाद जैसे ही दवा का असर कम हुआ, उसका शरीर वापस सामान्य होने लगा। अब वो तैरकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो हंसने लगी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक पागल कातिल से बच निकली है, जिंदा और सही सलामत। वो वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी उसने देखा सामने नदी के दूसरे किनारे पर रिचर्ड भी था। वो अब भी जिंदा था, घायल था, लहूलुहान था और अंतिम सांसें ले रहा था। आइरिस वहां तक पहुंची। वो चाहती तो पुलिस को भी बुला सकती थी, लेकिन नहीं, ये उसका बदला था। उसने रिचर्ड को वहीं तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया और खुद वहां से चली गई, आज़ाद और मजबूत बनकर। ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है।